नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, राम लला तो जनवरी में विराजमान हो जाएंगे, लेकिन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे क्या? राम को लाने का जो तथाकथित दावा करने वाले लोग हैं, 4 महीने बाद यानी राम लला के विराजमान होने के 4 महीने बाद क्या वो भी विराजमान होने जा रहे हैं? तीसरी बार क्या वो विराजमान होने की हैसियत रखते हैं? मौजूदा दौर में जनता ने क्या उनको विराजमान करने का मन बना लिया है? आइए जरा उसकी पड़ताल करते हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 राज्यों के परिप्रेक्ष्य में आज उसकी पड़ताल करते हैं कि आखिर मौजूदा सत्ता व्यवस्था, 2 बार से देश के प्रधानमंत्री, पूर्ण कार्यकाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सत्ता में पहुंचने में कितनी अड़चने हैं या कितना उनका रास्ता सुगम है या नहीं है, यह तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन रास्ते में कितने कांटे हैं, 5 राज्यों में कैसे नरेंद्र मोदी का चक्र, 5 राज्यों में कैसे नरेंद्र मोदी का रथ फंसता दिख रहा है, जरा आज उसकी भी पड़ताल करते हैं। और हां, इन 5 राज्यों में 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, कुल 132 सीटें नरेंद्र मोदी के नाम पर 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली थी। 132 सीटें। 132 सीटों के कम होने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी का रथ 200 के नीचे भी आ सकता है। 2019 ने 132 सीटें तो दे दी, पुलवामा फैक्टर था, तमाम दूसरे मसले थे, और इन सब के बीच 132 सीटें देने के बाद इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत चुनावी गठबंधन भी था। जहां भी इन्हें गठबंधन की जरूरत थी वहां बेहद मजबूत गठबंधन था। क्या हालात हुए? गठबंधन सहयोगी चले गए, एक सहयोगी दल को तोड़ दिया गया, एक विपक्षी दल को भी तोड़ दिया गया, लेकिन वोट नहीं जुटा, विधायक चले गए। ऑपरेशन लोटस की, उस कथित ऑपरेशन लोटस के तहत सरकार भी चलने लगी, लेकिन सहानुभूति लहर विपक्ष के पक्ष में पैदा हो गई। एक राज्य में तोड़ने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उस राज्य में तोड़ना मुश्किल था। एक राज्य में क्षेत्रीय अस्मिता और सीएए की बात की गई, लाना मुश्किल है, अपने लोग भी भाग रहे हैं। और एक राज्य में कहीं ना कहीं जनता ने मूड बना लिया कि बदलाव लाना है तो लाना है। एक ऐसा राज्य भी है जहां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नहीं मिली, सीटें बड़ी संख्या में मिली, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मिली कि बेहद शांत चित्त दिखने वाले मुख्यमंत्री ने बिना कुछ किए वहां भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से कमजोर कर दिया है। आइए जरा पड़ताल करते हैं कि 132 सीटें कहां से मिली थी। शुरुआत उड़ीसा से करते हैं। 5 राज्यों का पहला पड़ाव उड़ीसा। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 1 सीट जीती, तो 2019 में 8 सीट जीती। 21 लोकसभा सीटें हैं राज्य में, लेकिन 2019 में 1 से बढ़कर 8 तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी, इसका अंदाजा लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों पहले हुए जिला पंचायत के चुनाव में मिला था। 325 के करीब सीटें पूरे उड़ीसा से जिला पंचायत में भाजपा को मिली थी। आज के हालात क्या हैं? अब जो जिला पंचायत के नतीजे कुछ महीने पूर्व आए हैं, यानी लोकसभा चुनाव 2024 के पूर्व का अंतिम जिला पंचायत का नतीजा, भारतीय जनता पार्टी 325 से नीचे आकर सिर्फ 30 सीटों के आसपास, ओनली 30 के आसपास आकर सिमट गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उड़ीसा में हालात कहां है और भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच गई है। खाता खुलेगा या वो भी नहीं खुलेगा, कह नहीं सकते। जरा इसके पड़ोस में चलते हैं। बंगाल में सेलिब्रिटीज के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने एंट्री मारी थी। बाबुल सुप्रियो, मिथुन चक्रवर्ती, तमाम ऐसे नाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। आज कितने हैं? पार्टी का संगठन तो पहले ही कमजोर था, और जो 18 सीटें, राज्य की 42 सीटों में जो 18 सीटें बीजेपी को मिली, उन 18 सीटों में आज की बात करें तो हकीकत यह है कि अमित शाह बंगाल जाकर सीए एनआरसी की बात भले ही करें, 42 में 35 जीतकर सोनार बांग्ला की बात भले ही करें, सौरभ गांगुली को बीसीसीआई का अध्यक्ष पद देकर विधानसभा चुनाव जीतने की जो कवायद हुई थी, 200 प्लस का जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था, 3 डिजिट में भी भाजपा नहीं पहुंची। नैरेटिव 200 प्लस का था, 1/3 पर अटक गए थे। और अब जो हालात है, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में खाता कहां खोलेगी, ये परिस्थितियां खड़ी है। सौरभ गांगुली भी टाटा बाय बाय कर चुके हैं, बीसीसीआई की राजनीति को भी काफी हद तक और भारतीय जनता पार्टी को भी काफी हद तक। बाबुल सुप्रियो भी चले गए।
मिथुन चक्रवर्ती भी बहुत एक्टिव नहीं है और कई दूसरे लोग जाने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो ये हालात जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बने हुए हैं तो आप कह सकते हैं कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी बेचैन कितनी है। एक प्राइवेट एजेंसी को भी हायर किया गया है, जार्विस टेक्नोलॉजी एंड इस तरह का कुछ उसका नाम है, जार्विस टेक्नोलॉजी, उसे हायर किया गया है। और वो जार्विस टेक्नोलॉजी कितना भारतीय जनता पार्टी की मदद कर पाएगी और कितने सेलिब्रिटीज को भाजपा के टिकट पर मौजूदा दौर में चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहाँ की चुनावी लड़ाई जिस प्रकार से होनी है, ममता बनर्जी ने कल इसका खाका खींच दिया। टीएमसी अकेले लड़ेगी, यानी इंडिया गठबंधन बंगाल में केरल फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगा। केरल फॉर्मूला यानी पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ इंडिया गठबंधन होगा। जिस प्रकार केरल में कांग्रेस बनाम लेफ्ट के बीच मुकाबला होता है, बंगाल में भी टीएमसी बनाम लेफ्ट कांग्रेस अलायंस के बीच मुकाबला होता दिख रहा है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात विकट होते जा रहे हैं। जरा पड़ोस में आइए, बिहार आते हैं, बिहार के भी हालात देख लेते हैं। बिहार के हालात दरअसल ये है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में 1 पे रुकेगी या 5 पे जाएगी, मौजूदा हालात में कह नहीं सकते। चुनाव होगा, कैंडिडेट आएंगे, तब सारी चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन आरक्षण, मंडल पॉलिटिक्स, नीतीश कुमार का नेशनल एम्बिशन, पहले बिहारी प्रधानमंत्री का मामला और इन सब के बीच राम की जगह सीता जन्मस्थली को उठाने की धर्मनिरपेक्षता की राजनीति के साथ साथ हिंदुत्व की राजनीति को साधने वाली जो कवायद है, उस सीता जन्मस्थली से जिस प्रकार से चली है, राजद और जदयू का मिलाजुला वोट बैंक, ईडी की अब तक की नाकामी, नीतीश कुमार को घेर पाने में सीबीआई, ईडी और तमाम संस्थाओं की नाकामी, इसके साथ साथ परिवारवाद के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार पर कोई आरोप न लगा पाने की भारतीय जनता पार्टी की सियासी मजबूरी, ये सब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रही है जिसमें राज्य में जो पहले से बीजेपी नेता विहीन थी, आयातित प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। यानी आयातित मतलब दूसरी पार्टियों से लाए गए नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो हालात बिहार में कितने विकट है आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार वैसे भी इस देश का इकलौता हिंदी भाषी राज्य रहा है जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण नहीं किए। तो आप सोच सकते हैं कि पिछली बार जो 40 में 39 सीटें मिल गई थी, वो 40 में 39 तो छोड़िए, सिंगल डिजिट में कहाँ रुकेगी, इसका भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। भाजपा के लोग कैमरे पर तो नहीं, लेकिन अंदर खाने इस बात को स्वीकार करते हैं कि बिहार के हालात कितने विकट हैं। अब जरा महाराष्ट्र को भी देख लें, उस महाराष्ट्र को जहां के कई प्रोजेक्ट गुजरात ट्रांसफर किए गए, उस महाराष्ट्र को जहां के नेता नितिन गडकरी भाजपा के संसदीय बोर्ड में भी नहीं है, उस महाराष्ट्र में जहां मराठी अस्मिता का सवाल कहीं ना कहीं गुजराती अस्मिता के सवाल से चुनावी तौर पर टकराता हुआ दिख रहा है, और उस महाराष्ट्र में जहां गुजरात लॉबी के, उस तथाकथित गुजरात लॉबी के कारनामे ऐसे दिखते हैं कि एक तरफ धारावी प्रोजेक्ट किसे गया, अडानी को, धारावी के पुनर्निर्माण की बात जहां तक होती है, एक तरफ गुवाहाटी मॉडल, एक तरफ बाला साहब ठाकरे की विरासत को तोड़ना, दूसरी तरफ शरद पवार की विरासत को तोड़ना, और इन सब के बीच मराठी मानुष की, मराठी अस्मिता का चुनावी कलेवर में खड़ा हो जाना भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक डरा रहा है। देवेंद्र फडणवीस अब सीएम नहीं डिप्टी सीएम है, कप्तान नहीं उपकप्तान की भूमिका में है। तो महाराष्ट्र की सियासत किस दिशा में जाएगी, उस दौर में किस दिशा में जाएगी जब भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर भी इंडिया गठबंधन के साथ शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। 48 में 41 सीटें महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। आज नितिन गडकरी के अलावा दूसरा कैंडिडेट कौन होगा जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर, एनडीए के किसी भी दल के सिंबल पर चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचेगा, माथापच्ची इस पर हो रही है। सियासत दूसरी दिशा में है। महाराष्ट्र की सियासत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उस माहौल में उस दल से टकरा रही है जिस दल ने सत्ता में रहते हुए उद्धव ठाकरे को राम मंदिर के उद्घाटन के दिन का निमंत्रण तक नहीं भेजा, जिस बाबरी ढांचे को गिराने का क्लेम बाला साहब ठाकरे ने खुद किया था। कोई पार्टी उस दिन क्लेम लेने के लिए तैयार नहीं थी, बाला साहब ठाकरे ने लिया था। उस पार्टी को निमंत्रण नहीं मिला। सोच सकते हैं मराठी मानुष के दिल पर क्या बीत रही होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा भी है
कि हम ऐसे किसी निमंत्रण के बूते रामलला के दर्शन को नहीं जाएंगे, हम अपने बूते जाएंगे। अपने बूते जाने की बात करने वाला व्यक्ति सियासत में अपने बूते कितनी बड़ी सियासत खड़ी कर सकता है। महाराष्ट्र का सिंपैथी वेव, सहानुभूति लहर काफी कुछ कह रहा है। अब पांचवें राज्य की तरफ चलते हैं, कर्नाटक। 28 में 26 सीटें भाजपा प्लस की थी, एक जेडीएस की, एक कांग्रेस की, लेकिन तब वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अब बजरंग बली भी बीच में आ गए, हिजाब विवाद भी आ गया। हिजाब विवाद और बजरंग बली भी भाजपा की मदद विधानसभा चुनाव में नहीं कर पाए। येदियुरप्पा भी चले गए, कथित पेसीएम भी चले गए, सत्ता भी हाथ से निकल गई, देवताओं के देवता भी कुछ नहीं कर पाए। बांदीपुर में फोटो खिंचवाकर बांदीपुर टाइगर रिजर्व से जिस प्रकार की कवायद की गई, टाइगर नहीं दिखा तो सत्ता भी नहीं दिखा, लेकिन टाइगर दिखने की कवायद में कर्नाटक में जिस प्रकार से टाइगर ढूंढने की कवायद नरेंद्र मोदी उस टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे थे, बड़े से डीएसएलआर कैमरे के साथ कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने उनकी टाइगर ढूंढने की कवायद के बीच डीके शिव कुमार के रूप में एक टाइगर जरूर ढूंढ लिया। और सत्ता में जिस प्रकार से डीके शिव कुमार आए, पड़ोसी राज्य तेलंगाना में जिस प्रकार से डीके शिव कुमार ने सत्ता की पूरी बिसात तय करनी शुरू कर दी, और जिस कांग्रेस पार्टी को तीसरे नंबर पर माना जा रहा था, वो तेलंगाना की सत्ता में भी पहुंच गई। कर्नाटक खुद तो आया ही, तेलंगाना भी आया। हो सकता है आंध्र प्रदेश में भी मजबूत एंट्री हो जाए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल रहा है। 28 में 26 छोड़िए, 6 पर आफत है आज की तारीख में कि 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को कैसे आएंगी। तमाम सामाजिक समीकरण, लाभार्थी योजनाएं और तमाम ऐसे मुद्दे जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी सियासत करती रही है, उन मुद्दों की काट, भाजपा के मुद्दों को भाजपा के मुद्दे से ही काट तैयार करके सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने, और उस पर से दलित समाज से आने वाले कर्नाटक के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्हें कांग्रेसी दबी जुबान में देश का अगला प्रधानमंत्री भी कहते हैं। तो हालात कर्नाटक में जब 3 तरफ से विकट हो, मुख्यमंत्री के स्तर से, कर्नाटक के एक नए चाणक्य यानी डीके शिव कुमार के स्तर से, और इन सब से ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के शीर्ष पद पर ताजपोशी, देश के शीर्ष पद पर ताजपोशी की संभावना को जिंदा रखने की परिस्थितियों में कर्नाटक की सियासत में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को और ज्यादा कमजोर कर रही है। तो देखा आपने, 132 सीटें इन 5 राज्यों से भाजपा प्लस को मिली थी। आज हालात दर्जन भर के हैं। 132 में अगर दर्जन भर के हालात हो कि दर्जन भर की ही वापसी हो सकती हो, कैंडिडेट का टोटा हो। पश्चिम बंगाल में कैंडिडेट का टोटा है कि पश्चिम बंगाल में कैंडिडेट कहां से आएंगे, सेलिब्रिटीज को उतारने की बात है। उड़ीसा में कैंडिडेट की स्थिति है, स्थिति खराब है कि आखिर कैंडिडेट कौन होगा जो कि चुनाव में रिपीट कर सके या सीटों की संख्या को बढ़ा नहीं सके तो बरकरार रखने की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे सके, वो हालात नहीं है। बिहार के अधिकतर कैंडिडेट या तो 75 पार जा रहे हैं या कई टर्म की सांसदी होने की वजह से एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हालत यह है कि भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वालों की भीड़ नहीं, बल्कि टिकट की होड़ से पीछे होने वालों की भीड़ ज्यादा दिखती है। और कर्नाटक कहना ही क्या, दक्षिण का प्रवेश द्वार भारतीय जनता पार्टी का अब लगभग अवरुद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन 5 राज्यों 132 सीटों में 120 के आसपास के नुकसान की जो संभावना भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है, कहां ले जाकर बीजेपी को छोड़ेगी। रामलला भी कैसे बचा पाएंगे। बजरंग बली जब नहीं बचा पाए कर्नाटक में, तो क्या बजरंग बली से प्रेरित हो जाएंगे रामलला, या बजरंग बली के सहारे जो सियासत करने की कोशिश थी उसमें नाकामयाबी मिलने के बाद रामलला के सहारे जो सियासत करने की कवायद हो रही है उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी इसका कोई यकीन नहीं है। जाति जनगणना के दौर में, आरक्षण बढ़ाने के दौर में, मंडल पॉलिटिक्स के सर उठाने के दौर में सियासत नई दिशा में जाए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और ये 5 राज्य इस तरह से नरेंद्र मोदी के चुनावी विजय रथ को, उस संभावित विजय रथ का चक्का फंसाते हुए दिख रहे हैं जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने कभी कल्पना नहीं की होगी। कई जगह कैंडिडेट के अकाल के साथ साथ मुद्दों की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने और चुनावी हिंदुत्व के मुद्दों की जगह दूसरे मुद्दे, आम जनता के मुद्दे, जिसमें बेरोजगारी भी है तो जाति जनगणना भी है, ओबीसी विमर्श भी है तो दलित चेतना भी है, आदिवासी चेतना भी है तो क्षेत्रीय अस्मिता भी है।
ये सारी चीजें जब एक साथ हावी होती दिखे तो भूल जाइए हिंदुत्व, भूल जाइए खासकर वो चुनावी हिंदुत्व। अब सियासत नए रूप से होनी है और इन 5 राज्यों को गड्ढे को भरने की जगह भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से संदेश देने की जो कवायद कर रही है। चलते चलते एक बात आपको याद दिला दूं, 1989 में जब राजीव गांधी के लिए हालात विकट थे, राजीव गांधी ने अपने चुनावी अभियान का श्री गणेश भी अयोध्या से किया था। क्या हुआ था? विश्वनाथ प्रताप सिंह की आंधी में राजीव गांधी अयोध्या से श्री गणेश करने वाले चुनाव में, जहां अयोध्या के सहारे उन्होंने सियासत की, हालात को बदलने की कोशिश की थी, उस बदले हुए हालात में राजीव गांधी के नाम के आगे प्रधानमंत्री की जगह नेता विपक्ष का पद चस्पा हो चुका था। ये थी अयोध्या के सहारे और अयोध्या से चुनावी अभियान के श्री गणेश के नतीजे। लेकिन नरेंद्र मोदी के हाथ से सत्ता छूटेगी तो बहुतों को इस बात का यकीन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हें नेता विपक्ष के लायक भी समझेगी, या भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी रवायत है, जो बीत गया उसे पीछे छोड़ो, जो आने वाला है उसकी तरफ देखो। तो आने वाले कल की तरफ आप भी देखिए। रामलला के सहारे रोटी नहीं चलनी है, रामलला के प्रति हमारी आपकी सबकी श्रद्धा है। और रोटी की सियासत मौजूदा दौर में जो सबसे बड़ी सियासत है, अस्मिता की सियासत, उस रोटी और अस्मिता की सियासत में रामलला चुनावी प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल हो जाएंगे, इसकी गुंजाइश बहुत कम दिखती है। नमस्कार।